नमस्कार, साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हिंदी साहित्य में आलोचना को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। उस पर तरह-तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं, कभी दृष्टि को लेकर, कभी विचारधारा को लेकर, तो कभी प्रतिमानों के संबंध में। पक्षपात और गुटबंदियां भी आलोचना के लोकप्रिय प्रसंग रहे हैं। लेकिन फेसबुक के आने के बाद आलोचना में एक और आयाम जुड़ गया। अब फेसबुक में छपने वाली आलोचनाओं को भी साहित्य के दायरे में देखा जाने लगा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करना सही है? क्योंकि अधिकांश आलोचना त्वरित एवं प्रतिक्रियात्मक होती हैं। उनमें तू-तू मैं-मैं का भाव ज़्यादा होता है। उनके पाठक भी अमूमन व्यक्तिगत राग-द्वेष से प्रेरित होकर टिप्पणियाँ करते हैं और उससे उसे नया रंग मिल जाता है। लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि खुला मंच होने के नाते उसमें कुछ अच्छे प्रयोग भी होते हों, वो आलोचना में कुछ नए आयाम भी जोड़ती भी हो, या उसे शास्त्रीयता से बाहर निकालकर सामान्य वर्ग तक ले जाती हो? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं हिंदी एवं अंग्रेजी की कवयित्री सविता सिंह, आलोचना पत्रिका के संपादक संजीव कुमार और वरिष्ठ कथाकार एवं आलोचक राकेश बिहारी। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। संजीव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। फेसबुक की आलोचना को गंभीरता से क्यों न लिया जाए? ऐसी क्या चीजें हैं जो उसे आलोचना मानने से हम उससे परहेज करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ मुकेश जी, मैं जी। ये तो नहीं कहूंगा कि गंभीरता से न लिया जाए। दुनिया में हर चीज गंभीरता से ली जानी चाहिए। कोई भी अभिव्यक्ति अगर किसी भी माध्यम पर आई है तो उसे हम गंभीरता से न लें, ये उचित नहीं है। लेकिन मेरा कहना बस इतना है कि आलोचना नाम की जो विधा है, जो बहसों से ही फूलती फलती रही है, उन बहसों को एक तरह से फेसबुक की बहसें रिप्लेस करती जा रही है। और यह जो प्रतिस्थापित किया जाना है, इससे कुल मिलाकर आलोचना विधा का नुकसान हो रहा है। तो फेसबुक पर जो बहसें चलती हैं, उनमें कई बार आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन बहसों से बिंदु उठाकर एक लंबी बहस चलाने की गुंजाइश भी आपको दिखती है। पर फेसबुक एक माध्यम के रूप में अपने आप में नाकाफी है, उसको पूरी तरह चलाते रहने के लिए। और मैं जब माध्यम की बात कर रहा हूं तो मैं उसके साथ एक चीज जोड़ दूं कि देखिए, जैसे कागज कलम है, वो एक माध्यम है, वो विधा नहीं है। उस माध्यम पर आप तस्वीर भी बना सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं। तो कई बार हम फेसबुक के बारे में जब सोचते हैं तो हमें यही लगता है कि वो भी एक माध्यम मात्र है। लेकिन यह माध्यम इतना निर्लिप्त नहीं रहता है अपने ऊपर या अपने जरिए पेश की जाने वाली चीजों को लेकर। तो आप गौर करेंगे कि अगर कोई आलोचनात्मक लेख, मिसाल के लिए, फेसबुक पर चस्पा कर दिया गया, लंबा आलोचनात्मक लेख होगा। एक अच्छे आलोचनात्मक लेख का मतलब होता है कि 4,500-5,000 शब्दों में वो अपनी कोई बात कहता होगा, कोई स्थापना देने की कोशिश करता होगा वो लेख। ऐसा कोई भी लेख फेसबुक पर जाए तो वो लेखक के लिए सेल्फ डिफीटिंग है। वो 4,000-5,000 शब्दों का जो आलेख होगा, वो किसी तरह का रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो जो उसकी कुव्वत है, उस कुव्वत के अनुरूप बहस नहीं चल पाएगी। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि फेसबुक की बहसों ने एक तरह से आलोचना के अंदर चलने वाली बहसों को रिप्लेस कर दिया है। और चूंकि फेसबुक पर बहसें उतने व्यवस्थित तरीके से हो नहीं सकती हैं, वो बड़ा उत्तेजित किस्म का माध्यम है। और मैंने लिखा भी है कि उसमें हाजिर जवाबी और वन पंच नॉकआउट वाली मानसिकता बहुत हावी रहती है। यानी आप चाहते हैं कि किसी को रिंग से मार के बाहर कर दें, और जो इस मिजाज के साथ उस बहस में शामिल होते हैं वही उस बहस में टिक पाते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि उससे आलोचना जैसी विधा को कोई लाभ हो पाता है। हाँ, लेकिन मैं ये भी उदाहरण दूंगा कि कई बहसें ऐसी होती हैं, और भले ही हिंदी आलोचना के अंदर बहसें बहुत कम हो गई हों, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत होती हैं, जो 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 कायदे की बहसें जिनको हम कह सकते हैं। तो उनमें से कुछ बहसें ऐसी हैं जो फेसबुक से जनरेट हुई हैं।
लेकिन प्रिंट में आने के बाद आप देखेंगे कि उनकी गुणवत्ता में बहुत अंतर पड़ा है। मिसाल के लिए मैं आपको आलोचना में ही कफन पर जो बहस चल रही है उसका संदर्भ देना चाहता हूँ। कफन कहानी पर वैसे भी पहले बहसें रही हैं, लेकिन विभाग वैभव ने फेसबुक पर एक बहस शुरू की। फिर विभाग वैभव का लेख हमने आमंत्रित किया और जाहिर है कि फेसबुक पर जो लिखा गया था उसके मुकाबले ये अधिक विस्तृत था और ज्यादा तर्क वितर्कों से समृद्ध था। और फिर उसके जवाब में वीरेंद्र यादव ने लिखा, फिर उसके जवाब में कमल भारती ने लिखा और अब एक शोधार्थी का लेख अगले अंक में आने जा रहा है। तो हमने ये गौर किया कि तमाम तरह के संदर्भों से जोड़कर कफन कहानी को देख पाना तभी संभव हो पा रहा है जब वो प्रिंट में आया है, भले ही उसकी शुरुआत फेसबुक से हुई हो। तो एक तरह से फेसबुक से शुरुआतें हो सकती हैं, हो सकता है आपको कई जगह बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल जाएं, लेकिन वो अपने आप में आलोचनात्मक बहस का मंच नहीं बन सकता उस तरह से। जी और जरूरत होगा तो मैं आगे इस बातचीत में हिस्सेदारी जी करूंगा। कुछ और सविता जी, ये दो अलग माध्यम हैं। माध्यमों की अपनी सीमाएं भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं। फेसबुक या मैं कहूँ पूरा सोशल मीडिया, या इसको अगर और थोड़ा सा विस्तार दिया जाए तो ऑनलाइन मीडिया, उसमें हर तरह के फॉर्मेट की गुंजाइश है। फेसबुक में छोटी टिप्पणियां हो सकती हैं, अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां लंबी टिप्पणियां भी हो सकती हैं। और जैसा अभी संजीव जी ने कहा कि ये परस्पर विरोधी ना होकर एक पूरक की तरह भी काम आ सकती है। अनम्यूट कर लीजिए सविता जी। मैं संजीव जी की बातों से बहुत हद तक सहमत हूँ। इसमें एक बात और है कि ये जो पूरा ऑनलाइन रियलिटी का जो ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये इसी यथार्थ का जिसमें हम सभी लोग रह रहे हैं। और हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी जो हमारी सभ्यता का बहुत ही गहरा जिससे हमारा संबंध हो गया है और एक हमारे इंटीरियर में चला गया, हमारे सेल्फ के इंटीरियर में अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये शिफ्ट हुआ है। तो हमारे सोचने, हमारे कार्य करने, चीज़ों को समझने के लिए किताबों के पन्नों से बाहर ज़्यादातर लोग निकल गए हैं। सिर्फ फेसबुक की बात हो तो जो संजीव जी कह रहे हैं बहुत हद तक मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर ऑनलाइन की बात हो रही है तो आप समझिए कि कितनी बड़ी एक तरह की क्रांति हुई है। जो लोग लाइब्रेरीज नहीं जा सकते जिस किसी भी वजह से, वो गहन से गहन लेख ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सारे जर्नल सब ऑनलाइन हैं। अपने बारे में बताऊं कि मैंने फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जर्नल्स को लाइक किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं लगातार उस तरह के लेख पढ़ती रहती हूँ जो मेरे काम का है। तो ये कैसे मैं बताऊं कि किस हद तक फेसबुक का काम क्या है। मेरा ख्याल है कि फेसबुक पे आप बहुत सारी जानकारियां पा सकते हैं अगर आप चाहें तो। फेसबुक आपको काफ़ी हद तक रुष्ट भी कर सकता है अगर आपका इंक्लिनेशन अगर आप बुद्धिजीवी हैं और आपका इंक्लिनेशन वैसा है तो, क्योंकि अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि इसका मिसयूज है, वो प्लेटफॉर्म है ही इसी के लिए। लोग अपने जन्मदिन, अपने बच्चों का बर्थडे, अपने घर में क्या बना रहे हैं, क्या पकवान है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ये सब भी, किसी का पाँव टूट गया तो प्लास्टर अपना पाँव उन्होंने उस पर लगा दिया। तो शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ी चिढ़ हो, लेकिन इस माध्यम में इसकी भी पॉसिबिलिटी है और ये भी यथार्थ का एक हिस्सा है कि लोग अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जी, लेकिन सविता जी, संजीव जी जो जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो तथ्य ये है कि फेसबुक में गंभीरता नहीं रह जाती, क्योंकि तरह तरह के लोग आते हैं, वो उस आर्टिकल को, लेख को, टिप्पणी को उस गंभीरता से नहीं स्वीकार करते हैं और वो जो एक पंच लाइन डालकर, एक जुमला कसकर और एक अपनी भड़ास निकालकर आगे बढ़ जाते हैं। तो एक आलोचना के संदर्भ में जिस तरह की गंभीरता की जरूरत होती है, वो वहां पर नहीं निर्मित हो पाती। क्या आप भी ये महसूस करती? या वहां नहीं हो सकती ऐसी बहस।
उस ऐसी बहस के लिए जो जो माध्यम है वो फेसबुक नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको कहा कि फेसबुक पे बहुत सारी और एक्टिविटीज चलती रहती हैं और ज़्यादातर समय में वो उसी के लिए माध्यम जैसे कि बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग फेसबुक पर अपनी किताबों के बारे में जानकारी देते हैं, गंभीर बातों की चर्चा भी लाते हैं, उस पर बहसें भी हो जाती हैं। उन बहसों को फिर जैसे कि आलोचना पत्रिका ही उन बहसों को अपने यहाँ ले जाती है। मैंने जब शमशेर वाला जो लेख मैंने लिखा था तो अरुण देव ने समालोचन पे उसको जब प्रेषित किया तो उसके बाद आलोचना ने फिर उस पर और ढेर सारे लेख छापे और उसमें डिबेट हुआ। तो ये सब है, लेकिन ये आलोचना जो है वो एक अकादमिक एक्टिविटी है, एक पद्धति है सोचने समझने की, जिसके लिए अभी मुझे नहीं लगता कि फेसबुक वैसा माध्यम बना है, ना उसको उस तरह से बनाया गया है। ये ग्लोबलाइज कैपिटल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ बटोरने के लिए ये प्लेटफॉर्म, जिसपे आप अपने बारे में वैसी वैसी बातें कहते हैं जो अदरवाइज उन जानकारियों को प्राप्त करना मुश्किल है किसी भी एजेंसी के लिए। तो फेसबुक एक उस तरह से देखा जाए तो सर्वेलेंस का काम करती है और इसीलिए वहाँ पे आलोचना जैसे विधा के लिए कोई उसके अपने कॉन्शियसनेस में भी कोई ऐसी जगह है या इस तरह का कोई डेप्थ रखता है, गहराई रखता है कि वहाँ पे की जा सके, वो है ही नहीं माध्यम इसके लिए। फिर भी लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ ये सब काम करते हैं। आलोचना के लिए अभी भी माध्यम हमारे जर्नल्स हैं, किताबें हैं, और अभी तक तो मैंने यही देखा है। ऑनलाइन जर्नल्स हैं और उनका अपना रोल है, बट उनका फेसबुक से लेना देना नहीं है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर ये चीज़ें घटित हो रही है। उसको हम जानकारी के तौर पर शेयर कर सकते हैं कि ये आर्टिकल यहाँ छपा है या ये हुआ है। तो फेसबुक आलोचना के लिए तो शायद है भी नहीं, मैं तो यही कहूँगी। जी राकेश जी, ये भी एक सवाल उठता रहा है कि जो सोशल मीडिया है जिसने बहुत सारे लोगों के लिए एक मंच तैयार कर दिया है। पत्रिकाएं हैं, वहां एक संपादक बैठा है, उस संपादक को जो ठीक लगता है वो उसी को जगह देता है। लेकिन फेसबुक में एक खुला संसार है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अपनी तरफ से अच्छी आलोचनाएं कर सकते हो लेकिन मंच नहीं होता। क्या फेसबुक उस तरह से एक वैकल्पिक मंच के तौर पर आलोचना के क्षेत्र में भी आ रहा है, भले ही अभी उसमें वो परिपक्वता, वो गंभीरता न दिख रही हो? अनम्यूट कर लीजिए जी। मुकेश जी, मैं आपके प्रश्न पर आऊं उसके पहले यह कहना जरूरी समझता हूं कि फेसबुक ने किसे रिप्लेस किया है। संजीव जी ने बहुत अच्छी बातें की और उन्होंने कहा कि शायद साहित्यिक जो आलोचना है उसे फेसबुक ने रिप्लेस कर दिया है। मैं इससे पहले तो अपनी असहमति दर्ज कराना चाहता हूं। दरअसल पहले जो चौक चौराहों पर, चौपालों पर, चाय की गुमटियों पर, कॉफी हाउस में इस तरह की जो गोष्ठियां होती थी, मुझे लगता है कि उस तरह की गोष्ठी को रिप्लेस फेसबुक ने जरूर किया है। लेकिन जो एक विधा के तौर पर आलोचना रही है, जो पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से हमारे बीच आई, उसे फेसबुक ने रिप्लेस किया या कभी रिप्लेस कर देगी फेसबुक, मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, यह वो जो मैं चौक चौपालों की गोष्ठी और फेसबुक की जो तथाकथित गोष्ठी है या उसे विमर्श कह लीजिए, उसका मुख्य अंतर यह जरूर है कि यह लिखित रूप में है, वह लिखित नहीं था। और चूंकि यह लिखित रूप में है, इसलिए कई बार यह मुझे या हमें आभास देता हुआ सा लगता है जैसे वो जो लिखित आलोचना की परंपरा थी उसे यह रिप्लेस कर रहा है। हाँ, लिखित होने के कारण एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे जरूर हो रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन और बाय डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन में हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा। अभी जिस कफन के आलोचना की बात और उस पर विमर्श की बात संजीव जी ने कही, वह विमर्श तब तक नहीं होता जब तक वह एक संपादक द्वारा डिजाइन नहीं किया जाता। फेसबुक के साथ यह है कि हर व्यक्ति का एक अपना ठिया है, वहां कोई रेगुलेटर, संचालक या संपादक नहीं है, तो उस तरह से बाय डिजाइन जो एक बहस हो सकती है उसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो बहसें हुई हैं
और आपने अब जो इशारा किया कि कुछ ऐसी बहसें भी हो सकती है जिसने सचमुच कुछ काम की चीजें रखी हो, मैं कुछ ही कह रहा हूँ, अगर छन्ना पात्र लगा दे तो। खासकर आप देखिए, मैंने पिछले दिनों देखा कुछ फिल्मों पे बड़ी अच्छी बहसें हुई, चाहे वो कला फिल्म पे हुई हो, हाँ, या फिर अभी पिछले दिनों जो शहीद की विधवा के अधिकारों को लेकर बहस हुई, मुख्य मीडिया ने बहस का जो प्रारूप हमारे सामने रखा, उसका ठीक एक उलट स्वरूप आपको फेसबुक पे चली बहस में देखने को मिला। यदि बाय डिजाइन कोई ऐसी बहसों को एक जगह एकत्र करके देखे, तो शायद वह एक दूसरे तरह की चीज आपके सामने पेश कर सकता। लेकिन इसके समानांतर जो मुझे ज्यादा जरूरी प्रश्न लगता है यह कि थोड़ी देर को फेसबुक को छोड़ दें, पत्र पत्रिकाओं में जिस तरह की बहसें आज हो रही हैं, जिस तरह की समीक्षाएं आलोचनाएं प्रकाशित हो रही हैं, उसकी तरह संजीव जी ने अपने उस आलोचनात्मक टिप्पणी में या कही आलोचना के संपादकीय में इशारा भी किया है। क्या वहां बहस और वाद विवाद और आलोचना का वही स्तर है जो पहले हुआ करता था? तो मुझे लगता है माध्यम से इतर दरअसल एक जो आलोचनात्मक विवेक और साथ ही अपनी आलोचना को अभिव्यक्त करने का जो साहस है और उसको प्रायोजित करने का भी जो साहस है, उसकी एक बहुत बड़ी कमी हमें मुझे लगता है दिखाई पड़ती है। क्योंकि 3 चीजें जरूरी है। एक तो तार्किक असहमति, दूसरा उस तार्किक असहमति या सहमति को रखने का साहस, सिर्फ विवेक नहीं, और तीसरा जो असहमत है उसके प्रति सम्मान। इन तीनों में एक खास तरह की गिरावट मुझे दिखाई पड़ती है और उसका कारण यह मुझे लगता है कि हम संवाद करने के लिए, खुद को संप्रेषित करने के लिए शायद हमारे समय के लेखकों का एक बड़ा हिस्सा काम नहीं कर रहा, बल्कि वह एक खास तरह की यशः कामना के लिए करता है। एक खास हल्के में उसे प्रसिद्धि मिल जाए, कुछ खास तरह की के पुरस्कार सम्मान मिल जाए। आप तो देखेंगे फेसबुक में बहुत आपकी मदद कर सकता है कि कैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपसर्ग प्रत्यय के साथ आपको बहुत सारे सम्मानों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। तो लेखकों का एक बड़ा हिस्सा मुझे लगता है, खास करके जब हम फेसबुक की बात करते हैं तो वहां जो दिखाई पड़ते हैं लेखक, उसका एक बड़ा हिस्सा उन चीजों के लिए लिख रहा है और वैसी स्थिति में फिर वह अपने उस आलोचनात्मक विवेक का न तो इस्तेमाल करता है, ना ही उसके लिए कोई सम्मान का भाव उसके अंदर होता है। एक और बात, एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां पे ये जो आलोचना का विवेक जहां से पैदा होता है, जिस वैचारिक द्वंद्व से, उस द्वंद्वात्मकता की जो स्थिति है, उसी को खत्म करने का एक सुनियोजित प्रयास जो हमारे समय का शासन, हमारे समय की सत्ता है, वो लगातार कर रही है। यानी जो वैचारिक द्वंद्व होते हैं, उसको पीछे करके सिर्फ भावनात्मक द्वंद्व को आगे करना और कुछ समय के बाद उस भावनात्मक द्वंद्व को भी खत्म करके एक तरफा भावनात्मक सैलाब का निर्माण करना, ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि इसने भी कहीं न कहीं उस आलोचना के जो वातावरण है, उसका जो पर्यावरण है, उसको क्षतिग्रस्त किया है। मुझे लगता है बात आगे बढ़े तो इसमें और चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं। जी। संजीव जी, क्या इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि एक नया माध्यम है और हम उस माध्यम का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे? यानी फेसबुक में भी आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक सबके लिए हो। आप एक सीमित जो गंभीर लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, उनका ग्रुप तैयार कर सकते हैं और उस ग्रुप के माध्यम से आलोचना को विस्तार दे सकते हैं, आलोचना पर चर्चा कर सकते हैं। क्या उस पक्ष को अनदेखा किया जा रहा है? ठीक है, एक बड़ा वर्ग है, आत्म प्रचार में लीन है, अपना भड़ास निकालना है, किसी से स्कोर सेटल करना है, वो एक वर्ग है। लेकिन जो गंभीर लोग हैं, उनके ग्रुप क्रिएट करने की भी गुंजाइश है सोशल मीडिया में। क्या उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? आखिरकार नया माध्यम है, कल का माध्यम तो यही है। प्रिंट माध्यम का जो हाल है, धीरे धीरे कहाँ कब वो विलोप हो जाएगा, हमें पता नहीं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और इनफैक्ट हमारे दोनों मित्रों ने जो बातें कही उनमें बहुत से मैं सहमत हूं। मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करूं कि देखिए, किसी भी नए माध्यम की निंदा करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो भी नया माध्यम आता है वो पीछे की कई चीजों को नुकसान पहुंचा रहा होता है और वो पीछे की चीजें आपको बहुत पसंद होती हैं, इसलिए आप उसके पक्ष में नहीं जाते। मैंने तो एक फिल्म देखी जिसमें दिखाया कि मूक फिल्मों के दौर का कोई नायक है
जो सवाक फिल्मों के आने पर एक्टिंग करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये जहां बोलना पड़े उसमें फिर एक्टिंग क्या है। तो ये हमेशा होता रहा है, तकनीक आगे बढ़ती है और तकनीक के साथ जो अच्छी चीजें आ रही होती हैं उन पर कई बार हम गौर नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उन पर गौर कर रहा हूं। फेसबुक ने जिस तरह का डेमोक्रेटाइजेशन किया है वो अद्भुत है। जो चाहे वहां आकर अपनी राय पेश कर सकता है और इसीलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि फेसबुक बंद हो जाना चाहिए। उस पर जितनी तरह की चीजें उपलब्ध हैं, मैं खुद दिन में कम से कम 5 बार फेसबुक पर जाता हूं, अपने मोबाइल फोन पर ही अंगूठा चलाते हुए। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो बस इतना है कि आलोचना विधा के बारे में एक सामान्य धारणा इन दिनों बनी है कि उसमें कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। मैं उसकी जड़ें तलाशने की कोशिश कर रहा था और आप पाएंगे कि उसकी जड़ें तलाशने में मैं हिंदी विभागों की भी बात करता हूं, लेखक संगठनों की भी बात करता हूं, तमाम चीजों की बात करता हूं। लेकिन साथ में मैं ये भी बात करता हूं कि फेसबुक एक तरह से आलोचकों के लिए भी कैथारसिस की जगह हो गई है। क्या होता है कि जिनमें जो बहुत पोटेंशियल बहसें हैं, संभावना गर्भित बहसें हैं, जिन बहसों में काफी लंबा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हम कई बार उनके बारे में कुछ टिप्पणियां करके फेसबुक पर एक तरह का विरेचन कर लेते हैं। मैं आपको इस विरेचन का एक उदाहरण देता हूं। अभी पिछले दिनों निर्मल वर्मा को लेकर मेरे साथ कुछ लोगों की बहस हो गई। मैंने कहीं कुछ बोला था जो मुझे लगा कि सही कन्वे नहीं हुआ, इसलिए जो मुझसे राइट थे उनको भी आपत्तिजनक लगा और जो मुझसे लेफ्ट थे उनको भी आपत्तिजनक लगा। दोनों ने फेसबुक पर उसके बारे में लिखा। मैंने एक टिप्पणी में उनका जवाब दिया और मेरी टिप्पणी जाहिर है बहुत लंबी नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि वहां बहुत लंबा लिखना सेल्फ रिपीटिंग है। आप बहुत लंबा लिखेंगे, 4-5 हजार शब्द लिखेंगे, आप वहीं पस्त हो जाएंगे और परास्त हो जाएंगे। तो वो टिप्पणी मैंने लिख दी। अब उस पर टिप्पणियां भी आई और कुछ अच्छी टिप्पणियां आई। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि चंदन पांडे ने एक वाक्य की एक टिप्पणी लिखी और उस पर आगे विचार होना चाहिए था, जो ना उस व्यक्ति ने किया ना मैंने किया। वो ये कि मेरा कहना यह था कि निर्मल वर्मा वैचारिक रूप से जहां भी खड़े हों, लेकिन जब आप उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो विविधता के प्रति आपको सहिष्णु बना रहे हैं। आप बहुत तरह की चीजों को लेकर स्वीकार्यता के मूड में आते हैं उनको पढ़ते हुए। तो एक हिंदुत्ववादी उनके साहित्य को कैसे पढ़ता होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता, जबकि वैचारिक रूप से वो उनके बहुत करीब है। तो उस पर टिप्पणी की चंदन ने कि एक लेखक के वैचारिक लोग और उसके रचनात्मक लेखन में क्या इतना बड़ा गैप संभव है, ये विचारणीय है। तो अब आप देखिए कि इसमें बाकायदा एक अच्छे आलोचना की गुंजाइश है जिसकी तहों में जाना चाहिए और ये तलाश करना चाहिए कि क्या निर्मल के लेखन में आपको पहले से भी इस तरह के बहुत सारे संकेत मिलते हैं कि वो उनके 80s और 90s के रुझान के बारे में कुछ हमें बता सके। और क्या मैं जो तर्क दे रहा हूं वो तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है कि उनको पढ़ते हुए आदमी शॉर्ट्स पहनकर दिल्ली शहर में घूमती हुई लड़कियों के प्रति हिंदुत्ववादी नजरिया नहीं रखेगा। मैं ये कह रहा हूं, आप उनके उपन्यास पढ़ते हैं तो आपको ऐसे तमाम लोग आपको पचने लग जाते हैं जो हिंदुत्ववादी नजरिए से अपच होंगे। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मैंने भी अपना विवेचन कर लिया, मुझ पर प्रश्न उठाने वाले ने भी अपना विवेचन कर लिया, मसला वहीं खत्म हो गया, जबकि उसमें एक अच्छी लंबी बहस की गुंजाइश थी। एक बात ये। दूसरी बात यह कि मैं और सिर्फ तात्कालिक बहसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ सुदीर्घ बहसों की भी बात कर रहा हूं। और वो सुदीर्घ बहसें ही आलोचना को, मतलब तात्कालिक बहसें तो आलोचना को समृद्ध करती ही हैं, जो सुदीर्घ बहसें होती हैं वो भी आलोचना को बहुत समृद्ध करती हैं। मसलन आज की तारीख में अगर मैला आंचल पर लिखते हुए मैं रामविलास शर्मा से बहस करता हूं तो ये एक सुदीर्घ बहस है। रामविलास के बीच में और यहाँ एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ जी कि फेसबुक क्या आपको रोकता है आलोचना से? अगर आप प्रिंट में उस माध्यम में आलोचना पर काम कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, तो क्या फेसबुक उसमें कोई व्यवधान खड़ा कर रहा है? देखिए, सीधे व्यवधान कहना तो मुश्किल है,
व्यवधान कहना इसलिए मुश्किल है कि वो आपकी चॉइस का मसला है। आप वहां गए हैं, वो आपके पास नहीं चला आया है ना? तो जब आप वहां गए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके लिए एक बाधा है? लेकिन मुझे ये लगता है कि बतौर आलोचक जितने तरह की तैयारियों के साथ लिखने की हमसे अपेक्षा की जाती है, फेसबुक जैसे माध्यम से जुड़े रहकर कई बार हम उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। और मैं ये भी कहूँगा कि उस माध्यम को छोड़ देना भी पूरी तरह से अब आज की तारीख में असंभव सा लगता है। आप वहाँ रहना भी चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा मैंने कहा, कई इनसाइट्स आपको मिलती हैं, कई बहसों की शुरुआतें वहाँ से हो सकती हैं। तो ये एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति है कि बहसों की शुरुआत वहाँ से हो भी सकती है, आप इसलिए भी वहाँ जाते हैं। आप वहाँ जाते हैं इसलिए आपको विवेचन का एक ऐसा मंच मिल जाता है कि उसके बाद आप फिर बहुत लंबी बहसों में नहीं उतर पाते हैं। ये तमाम मतलब मुझे लगता है कि एक ऐसी जटिल स्थिति है, जिसके बारे में बहुत सीधे-सीधे, साफ-साफ कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर कोई उसमें से एक इकहरा सॉल्यूशन निकाल के कहना चाहता है कि ये खराब है या ये अच्छा है, इसने आलोचना को बर्बाद कर दिया, नहीं इसने आलोचना को समृद्ध कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरह की इकहरी साफ-सुथरी लाइनें बहुत दिक्कत तलब है फेसबुक के जी प्रसंग में। जी, जी। तो सविता जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या हमें फेसबुक के लिए कुछ अपने प्रतिमान गढ़ने चाहिए कि फेसबुक में भी ये हम आलोचना जाए और गंभीर रूप में उस पर चर्चा हो, क्या उसका भी कुछ फॉर्मेट तय होना चाहिए? उसकी भी कोई कोशिश होनी चाहिए कि अगर आप आलोचना कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, फेसबुक में हो या कहीं और हो। कहीं और के लिए तो बने हुए हैं। नए माध्यमों में नए तरीके से किस तरह से आलोचना की जाए? मुकेश जी, मैं तो एक बात आपको, ये संजीव जी को मैं सुनते हुए लगातार कई बातें सोच रही थी कि अभी फेसबुक जैसा मिलता-जुलता प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। एक रोज कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई नई चीज आपको मिलेगी। हम कितने इन्फॉर्म्ड हैं, हम कितने जागरूक हैं, हम कितने साइंटिफिक हैं, हम कितने टेक्नोलॉजी से अपने को जोड़ करके उसके साथ चलते हैं, इन सब चीज़ों पर है। इस बहुत बड़े अवेयरनेस का मामला है, ऑल्सो तकनीक का मामला है। जो यंग लोग हैं वो लोग इसका बेहतर क्रिएटिव इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और ये पूरी तरह से संभव है कि हम अपने गहरे विमर्शों को भी वहां ले जाएं। फेसबुक मेरे हिसाब से बहुत हद तक आपको रोकता है। रोकने वाली जो बात आप कह रहे थे, अपने अपने उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ही इस तरह के मानदंड उसे अनुसूद किए हुए हैं कि आप यहाँ पे इस तरह से अपने बहसों को चला सकते हैं। आपको मालूम ही होगा कि अगर आप किसी खास रिजीम के खिलाफ अगर डायरेक्टली कुछ लिखते हैं तो उसको फेसबुक खुद एडिट आउट कर देता है ना। तो एक द्वंद्व, एक डायलेक्टिकल सिचुएशन में हम लोग हैं कि इसका कहाँ तक इस्तेमाल करें और कहाँ तक ना करें। बहुत सारे लोग अपने एकांत को बचाने के लिए, अपनी समझ को बचाने के लिए वहाँ पर सारी बातें करते भी नहीं है, न करना चाहते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि वहाँ गए बगैर अब किसी का भी काम चलना नहीं है। ये एक बहुत ही यथार्थ का एक ऐसी स्थिति में हम लोग हैं जहाँ पर ये हाइपर रियलिटी का मसला है। आप इसको समझिए, अगर मैं कह सकूं कुछ, तो कि हम जिस यथार्थ को जानते रहे हैं उसका ये हाइपर फॉर्म है, और इस फॉर्म में आप ये फॉर्म अपना कंटेंट भी लेकर के आए हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकेंगे और आप क्या बहस चला सकेंगे, ये भी बहुत हद तक तय है। वहीं से तय होता है, जो माध्यम को कंट्रोल करते हैं उनके यहाँ से ये तय होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम जब इस तरह की बातचीत करने की सोचें तो हमारे जहन में वो सारे डिस्कोर्सेज होने चाहिए। जैसे एक समय में एक जर्मन फिलोसोफर रहे हैं, हाइडेगर, सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने वेस्ट के बारे में, यानी कि पूरा पश्चिम जो है, उसको ही बता दिया कि वो
वेस्ट जो है, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो एक मेटाफिजिक्स है। और जो मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो मेटाफिजिक्स का मतलब वहां पर टेक्नोलॉजी है, यूरोपियनाइजेशन ऑफ अर्थ, यानी कि उसी तरह की चेतना पूरे संसार में होगी। आप ये देखिए, डेंजर उसका देखिए कि आप हम लोग आज भी कॉलोनियलिज्म और न्यो कॉलोनियलिज्म वगैरह से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये डिस्कोर्स कहीं पीछे चला गया है, हमारे साथ लगातार बना हुआ है। खास करके स्त्रीवाद के बारे में आप जानते ही हैं कि वो इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। डीकोलोनाइजेशन ऑफ बॉडी फॉर एग्जाम्पल। अब आप अगर इस विषय को छेड़ेंगे तो फेसबुक पर आप जा करके देखिए कि किस हद तक मिसोजिनी प्रैक्टिस होती है, किस हद तक लोग क्या क्या भद्दे कमेंट्स करते हैं बिना सोचे कि वो उस माध्यम को ही उस माध्यम के लिमिटेशंस को एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे, है ना। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही क्लिष्ट मसला है जो आप लेकर के आए हैं, और फेसबुक हमारे चाहने से इनोवेशन नहीं करने वाला है, ना हमको जगह देने वाला है। इसके पीछे बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है, और उस पूंजी के इंटरेस्ट में जितना स्वतंत्रता आपको देनी है उतनी ही वहां से मिलेगी। आप वहां पर कुछ क्रिएट अपनी तरफ से कर नहीं सकते किसी चीज को बदलने के लिए। तो ये है स्थिति जिसमें मैं अपने को हमेशा पाती हूँ, और उसी हिसाब से बहुत ही स्ट्रेटेजिक ढंग से मैं फेसबुक को इस्तेमाल करती हूँ। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ राजनीतिक आलोचना वगैरह होती है वहाँ फेसबुक बहुत सेंसिटिव है। हमारे जितने भी राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं वो उनकी लिमिट तय कर देता है, लेकिन साहित्यिक विचार विमर्श में शायद वो इतना दखल नहीं देता। उसे उसमें खतरा नहीं दिखता है मौजूदा सरकार के लिए या अपने साम्राज्य के लिए। एक चीज और एक और कॉन्सेप्ट काम करती रहती है मुकेश जी, उसको कहते हैं हेजेमनी। मुझे नहीं मालूम हिंदी में उसको कैसे डिफाइन किया गया है। वर्चस्व की कह सकते हैं आप उसको, वर्चस्व। तो जो वर्चस्व है इस पूंजीवादी सभ्यता, कभी मैंने एक फिल्म में देख रही थी, एंड ऑफ बुर्जुआजी, है ना। ये जो बुर्जुआ कल्चर जिसमें मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सभी कुछ जो आया हुआ है, ये सब क्या लगता है आपको, इससे पॉलिटिकल डायरेक्ट पॉलिटिकल विचारों से आया है? नहीं, ये सारी चीजें आई हैं भौतिक विचारों से ही और एक अकादमिक विचारों से ही आई हैं। और किस हद तक ये सारी चीजें मान्य हुई हैं उसके पीछे यही चीज है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था, इस बुर्जुआ सिस्टम का जो वर्चस्व है वो नहीं पूरी तरह से खंडित ना हो, नहीं डगमगाए। तो उसके भीतर हम सब काम कर रहे हैं, और उसमें ही हमें डिसाइड करना है, हमें ये देखना है कि हम किस हद तक अपने लिए ऐसा स्पेस बनाते हैं जहां पर हम प्रतिरोध की भी बातचीत कर सकें। प्रतिरोध के बगैर तो आलोचना असंभव है, चाहे वो साहित्य में हो या कहीं भी हो, किसी भी पॉलिटिकल अगर आलोचना भी करनी हो तो प्रतिरोध तो होगा ही। तो प्रतिरोध के प्रति क्या नजरिया है इस मीडियम का, इस पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। राकेश जी, अंत में मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक रियलिटी है फेसबुक या सोशल मीडिया, क्या कोई पुल, जैसा कि अभी संजीव जी ने भी कहा कि बहुत सारी इनसाइट्स हमें फेसबुक या दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम है उनसे मिल जाती है, क्या कोई एक ऐसा पुल इन सब के बीच में बन सकता है? क्या कोई एक ऐसा रास्ता भी हो सकता है जिसमें फेसबुक को हम अपने तरह से इस्तेमाल करें साहित्य के लिए या दूसरे जो क्षेत्र हैं कला के, संस्कृति के लिए? बिल्कुल, और लोग कर रहे हैं। जैसे संजीव जी ने ही जो अपना ये आलेख फेसबुक पे ही लगाया, तो अपने अपने तरीके से तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन जो माध्यम और विधाओं का जो मूल अंतर है, उनकी जो चारित्रिक अलग अलग विशेषताएं हैं, वो भी साथ ही चलेंगी। अब जैसे एक मासिक पत्रिका में कोई बहस होती है, तो 1 महीने के बाद फिर उस बहस को आगे बढ़ता हुआ आप देखते हैं। आपने जो कुछ कहा उस पर आपको अच्छी बुरी, सहमति असहमति की प्रतिक्रियाएं 1 महीने के बाद मिलती, लेकिन यह जो माध्यम है, ये असहमति दोनों की स्थिति में, सहमति या असहमति की प्रतिक्रिया जो है, आपको इतनी तुरंत पकड़ाती है आपके हाथ, ये खास
तरह का संतोष शायद उस समय क्षणिक संतोष पैदा होता है और वह फिर आपको एक दीर्घकालिक बहस की तरफ नहीं बढ़ने देता। और जो मैं बार-बार कह रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट और बाय डिज़ाइन का अंतर। तो जब कभी आप एक बड़े विमर्श की तरफ जाएँगे, तो 2 चीज़ें हैं। स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया या स्वतः स्फूर्त वो दीर्घकालिक बहस की तरफ जाने की जो प्रवृत्ति है, उसके लिए शायद अब समय कम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बाय डिज़ाइन है, जैसे कफन की बहस विभाग वैभव ने फेसबुक पे ही शुरू की, लेकिन संजीव कुमार जैसे एक संपादक ने उसको एक बड़ा फलक दिया। तो उस तरह की कोशिशें जब तक नहीं की जाएँगी और यहाँ पे न सिर्फ प्रिंट मीडिया की पत्रिकाएँ, ऑनलाइन पत्रिकाएँ जो हैं, वह भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। अब आप समालोचन को लेके देखिए, इस तरह के जो साइट्स हैं, वहाँ पे बहुत तरह की बहसें हैं और फिर उन बहसों को आप फेसबुक के माध्यम से लोगों के बीच तक ले जा सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर हर व्यक्ति का एक अपना प्लेटफ़ॉर्म है, तो उस तरह के संयोजक की भूमिका में कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा स्वतः स्फूर्त तरीके से। तो फेसबुक पे चलने वाली जो बहसें हैं, वो अपने आप किसी सुनियोजित तरीके से आपके सामने नहीं खड़ी होंगी। जैसे अभी जिस निर्मल वर्मा वाले संदर्भ का उल्लेख किया संजीव जी ने, वहीं पर यदि इनके भीतर का संपादक जग जाए कल, तो चंदन पांडे ने जो एक पंक्ति की प्रतिक्रिया दी, वह आलोचना में जाकर एक बड़ी बहस के रूप में हमारे सामने आ सकती है। मैं थोड़ा-सा इसमें और जोड़ूँ कि संजीव जी ने का जो वो आलेख है, उसमें उन्होंने यह चिंता जताई है कि आलोचना में उन्होंने कितने तरह के लेख प्रकाशित किए जिसमें बहस की गुंजाइश थी, लेकिन किसी ने प्रत्युत्तर में स्वतः ही उसका संज्ञान लेकर कोई नया लेख नहीं लिखा। तो यानी ये जो स्वतः स्फूर्त बहस को बढ़ाने की जो वृत्ति है, उसमें अगर कमी है तो फिर मैं वही कहूँगा, यदि वहीं पर संजीव कुमार जी ने खुद अगर उस बहस को बढ़ाने के लिए प्रतिलेख आमंत्रित किए होते, तो शायद वो बहस वहाँ पे खड़ी हो सकती। तो जब तक कोई एक संयोजक की भूमिका में नहीं आता है, तब तक मुझे लगता है कि कोई भी विमर्श या वाद-विवाद जो है, वह एक दीर्घ जीवन को प्राप्त शायद नहीं करता है। तो इस माध्यम पे अलग-अलग तरीके, ये स्वविवेक की बात है जो आपने कहा कि हम अपने तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम करेंगे। और दूसरे ये सविता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यहाँ पे चूँकि इतनी सारी वैराइटीज़ हैं, आप एक बहस में जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आपने 2000 शब्दों की, 1500 शब्दों की एक बहस पढ़ ली, उसपे आपने एक छोटी-सी टिप्पणी की और अंगूठा आपका थोड़ा-सा फिसला, बिल्कुल अलग-अलग तरह की दुनिया में आप चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो एक कंटिन्यूटी है कि एक बहस में आप लगातार बने रहें, उसकी संभावना यहाँ नहीं है। तो इसलिए यह जो फेसबुक का चरित्र है, बिना उस पर गौर किए यदि हम एक कंटिन्यूड बहस की डिमांड इस माध्यम से करेंगे, तो हमें निराशा मिलेगी। तो कहीं न कहीं इस माध्यम की सीमाओं को समझते हुए, यदि हम कोई इस तरह के संयोजक की भूमिका में कोई पत्रिका या ऑनलाइन पत्रिका अगर आए, उन बहसों को आगे बढ़ाए, तो निश्चित तौर पर संजीव जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि वहाँ से कौधें तो आपको बहुत मिलती हैं। उन कौधों को अब ज़रूरत यह है कि कोई संयोजित करके आगे बढ़ाए और उसके लिए फिर वही आलोचनात्मक विवेक और सहमति-असहमति को प्रकट करने का जो साहस का वातावरण है, उसको बचाए रखने की ज़रूरत है, जिस पर मुझे लगता है लगातार एक खतरा बना हुआ है और वही इन बहसों को कई बार डिरेल कर देता है या फिर सीमित, संकुचित कर देता है। बिल्कुल। मेरे पास 5 मिनट हैं ओपन हाउस के लिए। हो सकता है मैं कुछ सवाल न कर पाया हूँ, कोई भी हस्तक्षेप कर सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। जी, संजीव। कुछ वाक्य कहना चाहता हूँ। ये राकेश ने बहुत अच्छी बात कही बहसों के संयोजन की। लेकिन मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि मेरा आशय सिर्फ ऐसी बहसों से नहीं है जो सुनियोजित तरीके से चलती हैं, बल्कि इसीलिए मैं सुदीर्घ बहसों की बात कर रहा था। बहुत सारी बहसें ऐसी होती हैं, आलोचना दरअसल उस तरह की बहसों से भी बहुत समृद्ध होती है, बल्कि कहिए कि उसी से समृद्ध होती है। वो ये कि आप अपनी पूर्व परंपरा में किसी को पढ़ते हैं, वो आपसे 10 साल पहले या शायद 4 दशक पहले लिख चुका है और आप उससे बहस कर रहे होते हैं। तो वाद विवाद थीसिस और एंटीथीसिस वाली बात है कि वो एंटीथीसिस आप क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सुनियोजन की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, अच्छा, और उससे जुड़ी हुई बात मैं आऊंगा। उदाहरण दूं मैं, संयोजन से उनका तात्पर्य सूत्रधार का रहा होगा।
सूत्रधार का बेशक जाहिर है। हाँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि सूत्रधार वाला काम उसी बहस में हो सकता है जो बहस बाकायदा हो रही है और तात्कालिक चीजों को लेकर हो रही है। उस बहस में नहीं हो सकता जो एक आलोचक अपने एकांत में अपने पुरखों को पढ़ते हुए अपने अंदर जन्म लेता हुआ महसूस करता है। उनके साथ वो बहस नहीं होती है, जबकि आलोचना को ऐसी बहसों की भी जरूरत है। और मुझे ये लगता है कि एक पूरी पीढ़ी मतलब शायद ये मेरा कहना ज्यादा बड़ा हो तो उसको अपनी ओर से एडिट कर लीजिएगा आप अपने मन में, कि संभवतः एक पूरी पीढ़ी इस माध्यम में आकर वैसी बहसों की जरूरत से ही वंचित होती चली जा रही है। और इसीलिए मैं बार बार कैथार्सिस या विरेचन शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि मैं मरता हुआ देखता हूं बहुत सारी चीजों को वहां पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस माध्यम का विरोधी हूं, लेकिन मैं मरता हुआ देखता हूं। मैं आपको बस एक छोटा उदाहरण देता हूं ताकि हमारे और मित्र भी कह सकें। एक आलोचक है रमेश बर्णवाल, बहुत कम लोग नाम भी जानते हैं। आलोचना में 3 लेख उनके छपे हैं और तीनों मैं कहूंगा कि शानदार लेख हैं, तीनों बहस तलब है। उनमें से जो पहला है शाही और शमशेर शीर्षक से लेख, उस पर बाकायदा नोटिस ली जानी चाहिए और बहस होनी चाहिए, क्योंकि शमशेर के बारे में शाही ने जो लिखा है उसको वो पूरी तरह से ध्वस्त करता है और दोबारा ध्वस्त करता है। 12,000 या 13,000 शब्दों का लेख है। लेकिन क्या है, आज की तारीख में आलोचना के उस लेख की ओर जाने और उससे बहस में एंगेज होने की फुर्सत नहीं है। तो एक तरह से जगह ले ली है फेसबुक ने इस तरह की बहसों की, मैं यही कहना चाह रहा हूं। और ये जगह लेना नुकसानदेह हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक बंद हो जाना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि संभवतः उस पूरी पीढ़ी को सजग होना चाहिए कि यही दुनिया नहीं है, दुनिया में इससे ज्यादा बड़े काम हैं और कुछ चीजें हैं जिनको कहीं और के लिए भी रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से फेसबुक ही एक समस्या नहीं, समस्या शायद ये कालखंड भी है, समय भी है, जहाँ सब कुछ क्षणजीवी हो गया है। तुरंत अभी के अभी सब कुछ हो जाना चाहिए। हम ऐसे समय में रह रहे हैं। यानी एक आत्मानुशासन की जरूरत की तरफ संजीव जी इशारा कर रहे हैं और वो सचमुच बहुत जरूरी है। आप अपनी बात पूरी करें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो संजीव जी के हवाले से ही कि इतनी अच्छी बातों के बीच संजीव जी ने एक बहुत अच्छी बात उस आलेख में ये कही है कि जो जिसे हम निरंतर फेसबुकिया कहते हैं ना, उसके लिए उन्होंने बड़ा सुंदर पद फेसबुकी वहां पर प्रस्तावित किया है। और मुझे लगता है कि असहमतों के प्रति सम्मान का एक भाव भी उसमें है। जब हम फेसबुकिया कहते हैं तो उसमें एक खास तरह की अवमानना या असम्मान का भाव अपने आप जुड़ जाता है। तो जब इसे फेसबुकीय जैसे किसी शब्द से आप प्रतिस्थापित करते हैं तो असहमतों के प्रति एक सम्मान का भी भाव पैदा होता है और वह विमर्श को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है इस शब्द को भी चलाया जाना चाहिए। जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी, सविता जी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी कालखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक विधा, कोई एक चीज, कोई एक बात संपूर्ण सत्य हो या यथार्थ हो। वो हमेशा से मल्टी लेयर रही है और आज भी उसी तरह से हम लोग जी रहे हैं। मनुष्य के जीवन में यथार्थ जो है वो हमेशा एक मसला रहा है, उसको समझना, उसको रचना, उससे निजात पाना। तो जो हम लोग बहस कर रहे हैं, हम लोग लगभग अग्री कर रहे हैं, सहमति है हमारी सबकी। मेरा भी यही मानना है कि फेसबुक को हम पूरी तरह से नकार तो सकते नहीं हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्या चीज है, वो कहाँ से उपजी है और उसका काम क्या है। वहां पर हम अपने को ध्वस्त करने के लिए नहीं जाएं, अपने को एग्जॉस्ट करने के लिए नहीं जाएं। वहां पर जाएं देखने के लिए कि बहुत सारी क्या चीजें हो रही हैं और कैसे विश्व सत्ता चल रही है। इसके साथ साथ जो हम अपना गंभीर काम करते हैं वो लगातार करते रहते हैं और उसके लिए हम उस यथार्थ के उस लेयर पे जाते हैं जहां पर चीजें ऐसे होती ही रही हैं। जैसे कि एक कोई लेख, एक अकादमिक लेख लिखना हो, एक कोई आलोचनात्मक लेख लिखना हो, तो उसके लिए जितना समय चाहिए, जितनी उसके लिए तैयारी चाहिए, वो हम फेसबुक के लिए कभी नहीं करते। और हम अगर ऐसा ना करें तो हमारी बौद्धिक जिंदगी तबाह हो जाएगी, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि इस समय में जो यथार्थ की संरचना है उसमें हम अपने को कहाँ प्लेस करें और बहुत ही इंटेलिजेंट ढंग से हमें इसमें जीना है। अगर खास करके अगर आप प्रतिरोध का जीवन जीना चाहते हैं तो ये तो आपके लिए और भी बहुत
चेतस होकर के आपको चीज़ों को देखने, करने और अपने पूरे प्रैक्टिस को शेप करना हमारा अपना काम है। फेसबुक पे जाना भी हमारे प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। हम उसको कितना समय दें, कितना ना दें, उस पे क्या लिखें, हम किस तरह से अपने एकांत को बचाएं, ये सब हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी बौद्धिकता के लिए भी एक चुनौती है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने साहित्य कला के संसार को और विस्तृत भी किया है। बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया है, बहुत सारे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, चाहे वो आलोचना के संदर्भ में हो, चाहे दूसरे संदर्भों में, हमें करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।